बच्चों नमस्कार। आपके विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक के नेक्स्ट पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। इस अध्याय का शेष भाग जो डिस्कस करना रहा अभी तक बकाया है उसको लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चों हम पहले इस अध्याय के जो पिछले जो लेक्चर हैं, जो वीडियो लेक्चर आपके पास हैं, उनमें डिस्कस कर चुके हैं रेशों के बारे में, तंतुओं के बारे में और ऊन के बारे में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो रेशा बनता है, जो जातव रेशा के नाम से जाना जाता है, रेशम। आइए रेशम के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशम पीछे हम बता चुके हैं, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशम एक प्राकृतिक जातव रेशा है जो कि रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीट शहतूत की ताजा पत्तियों को खाकर जो लार बनाता है, उसी लार से रेशम बनता है। रेशम कीट की लार के अंदर एक प्रोटीन होता है, विशेष प्रकार का प्रोटीन, और वह जैसे ही वो प्रोटीन लार के साथ हवा के संपर्क में आता है और कठोर हो जाता है, एक रेशे का रूप प्राप्त कर लेता है। उसी रेशे को, उसी प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। बच्चों रेशम की खोज के बारे में बात की जाए, इतिहास के पन्ने को खंगोला जाए, ठीक से कोई नहीं कह सकता कि रेशम की खोज कब हुई। रेशम को पहली बार कहां देखा गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किंवदंतियों के अनुसार एक मान्यता है, एक धारणा है कि रेशम की खोज पहली बार चाइना में हुई थी। चाइना का एक सम्राट हुआ है जिनका नाम है हुआंग टी। इनके शासनकाल में इस रेशम नाम के रेशे की खोज मानी जाती है। किंवदंतियां कहती हैं कि एक बार सम्राट ने देखा उनके बाग के अंदर जो शहतूत के पेड़ थे, उनकी पत्तियां खराब होती जा रही। एक अज्ञात कारण के कारण वो पत्तियां खराब हो रही हैं। बाद में निरीक्षण करने पे पाया कि जो पत्तियां खराब हो रही हैं शहतूत की, उन पे एक कीट है जो लगातार उन पत्तियों को खाता रहता है। उन्होंने इसका रियल कारण ढूंढने के लिए, क्या उस कीट की वजह से ये पत्तियां खराब हो रही हैं, ये शहतूत के पेड़ खराब हो रहे हैं, बाग का नुकसान हो रहा है, बाग उजड़ रहा है, उन्होंने इस कार्य को अपनी सम्राज्ञी को सौंपा। उनका नाम था सी लोंगची। सी लोंगची इसका अध्ययन करने के लिए बाग में गई या कहिए बगीचे में गई। हालांकि बगीचा सम्राट की सम्राज्ञी के लिए ही बनाया गया था। सी लोंगची एक दिन बगीचे में बैठी हुई थी, जलपान कर रही थी। संभव होता है चाय पी रही हो या और कोई भी पेय पदार्थ हो। ऐसा कहा जाता है कि वो शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी थी और पेड़ के ऊपर से एक गोलक सा नीचे आके गिरता है और सीधा उनके कप में, चाय के प्याले के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वो प्याले के अंदर गिरता है, गर्म प्याले के अंदर गिरता है, तो उस गोलक से एक गोल गोल आकृति, इस तरह की जो आकृति थी, उससे कुछ रेशे अलग हो जाते हैं और उनको खींच के देखा तो बालों की तरह से एक आकृति के पतले पतले मुलायम रेशे नजर आते हैं। और ये सारी घटना सी लोंगची ने सम्राट हुआंग टी के साथ शेयर की। सम्राट हुआंग टी ने एक्सपर्ट को बुलाया और इसके बारे में पूछा।
और एक्सपर्ट ने उन्होंने बताया कि इन शहतूत की पत्तियों के ऊपर जो कीट रहता है वो इन पत्तियों को खाता है और वही उन पत्तियों से खाने से उसके शरीर में जो लार बनती है उस लार को अपने चारों तरफ लपेटता है और उसी लार से ये रेशा बना है। सम्राट ने, ऐसा कहते हैं कि सम्राट ने आदेश दिया इसको बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे इन कीटों का पालन करो, इनसे इस रेशे को तैयार करो, इससे रंगीन और विभिन्न कलर्स के परिधान और वस्त्र बनाए जाएं और हम इनसे इनका व्यापार करेंगे संसार के विभिन्न कोनों में, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी ऊपर उठ जाए। लेकिन साथ में एक आदेश और भी दिया, बताते हैं कि हमने ये जो रेशा जो प्राप्त किया है, ये बनाया है, ये कहां से आता है, इसके बारे में किसी के साथ कोई शेयर नहीं करेगा, इसको छुपा के रखा। ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक इस रेशे की खोज के बारे में कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। बताते हैं कि विश्व के अलग अलग कोनों से व्यापारी यात्री चाइना में भी आते थे, काफी लंबे समय तक वो वहां ठहरते भी थे, वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, खरीदते थे और उन्हें धीरे धीरे इन रेशम के तथ्यों का पता लग गया कि ये कहां से कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है। और उन्हीं व्यापारियों ने इस रेशम नाम के रेशे के रहस्य को विश्व के दूसरे कोनों में भी पहुंचा दिया। और जिस रास्ते से विश्व के दूसरे देशों से लोग इस चाइना आते थे व्यापार करने के लिए, चाइना से गुजर के आगे दूसरे हिस्सों में पहुंचते थे, ये रेशा इतना प्रसिद्ध हुआ कि वो रास्ता ही कालांतर में एक नाम से जाना गया, उसको इस रेशे के नाम से ही रख दिया गया। उस रास्ते का नाम ही इस रेशे के नाम पे रख दिया गया। इतिहास की बुक में आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में। वो सिल्क रूट यही था कि चाइना से जो गुजर के जाता था जो रास्ता, उसको सिल्क रूट है, इसी रेशे की लोकप्रियता के कारण रख दिया गया। आगे बढ़िए, हम ये कहें, जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेशम का जो कीट है वो रेशम का उत्पादन करता है। अतः क्या रेशम का स्रोत क्या हुआ? रेशम का कीट हुआ। बच्चों, जीवों के शरीर में परिवर्तन के बारे में आप जानते भी होंगे। दिन प्रतिदिन आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी जीव छोटे हैं, फिर से जवान होते, बड़े होते हैं, उनके शरीर में जो जो परिवर्तन होते हैं उनको आपने देखा भी होगा। कीटों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन और होता है जिसे हम कायांतरण कहते हैं। तितली के अंदर आपने देखा होगा, मटर के पौधे पे, चने के पौधे पर से आपको एलिया नजर आती है, उनमें भी वो यही कायांतरण होता है। इसी तरह से कीट में भी कायांतरण होता है। कायांतरण से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि कीट अंडे से निकलने के बाद एक इल्ली की तरह से, एक कैटरपिलर की तरह से आकार में बढ़ता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद वो खाना खाता रहता है, अपने जीवन की दूसरी प्रक्रियाएं करता रहता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खाना खाना बंद कर देता है और एक अंधेरी जगह ढूंढता है, अंधेरा स्थान ढूंढता है और वहां पर वो आराम से लेट जाता है। लेकिन एक कार्य को काफी दिन तक करता रहता है। वो कार्य ये है कि, विशेषकर मैं बात कर रहा हूं रेशम के कीट के बारे में, वहां पर वो एक कार्य करता रहता है कि अपने मुख से जो लार निकालता है उस लार को अपने चारों तरफ लपेटता रहता है, इंग्लिश के नंबर 8 के आकार में। किसके आकार में? 8 के आकार में।
सिर से लेकर पीठ तक। और वो जो लार लपेटने के बाद में उसके चारों तरफ जो खोल बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोकुन कहते हैं। और उस कोकुन को उस कवर के अंदर अपने आप को रख लेता है। ये कायांतरण के चरण के बीच की एक कड़ी को मैंने बताया। फिर उसके बाद में वो जो इल्ली होती है दोबारा से फिर एक्टिव हो जाती है। कब एक्टिव होती है? उसके शरीर के ऊपर जो पैर होते हैं उनकी संख्याएं घट जाती है। काफी सारे पैर होते थे पहले इल्ली में, अब 3 जोड़े ही रह जाते हैं, फिर 1 जोड़े पंख भी आ जाते हैं और कुछ तितली के आकार का बन जाता है। और फिर वो उड़ के उसको कोकुन को काट के उखाड़ के यहां से उखाड़ के इसमें से बाहर निकलाता है। इस प्रकार का जो कोकुन बना उससे बाहर निकलाता है इसको काट के, और दोबारा से तितली की तरह से पेड़ पे आ जाता है। फिर अपने जीवन की दूसरी प्रक्रियाएं करता है, फिर अंडे देता है, अंडे से फिर इल्ली निकलती है। इस तरह से कई चरणों में किसी जीव का वृद्धि करना या ये कहिए परिवर्तन करना ही कायांतरण कहलाता है। चलो ये छोड़ियो, पीछे की बात है। कभी जब आपके सामने जब टॉपिक आएगा तो कायांतरण के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर दोबारा से लौट के आते हैं हम रेशम के कीट के जीवन चक्कर के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि रेशम का कीट है शहतूत की पत्तियों पर अपने जीवन की प्रक्रियाओं की शुरुआत करता है और इन्हीं शहतूत की ताजा पत्तियों को खाकर आकार में बढ़ता है। जैसे ही वो वयस्क हो जाता है, उस वयस्क कीट में से कौन? मादा कीट इन शहतूत की पत्तियों के ऊपर अंडे देती है और इन्हीं अंडों में से फिर एक इल्ली निकलती है। इल्ली निकलती है जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। अंडों से लार्वा निकलता है या एक ये की इल्ली निकलती है या कैटरपिलर निकलता है। ये कैटरपिलर फिर शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है, आकार में बढ़ता रहता है। 25 से 30 दिन तक ही शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है और उसके बाद इनएक्टिव होता है। शहतूत की टहनियों के बीच, पत्तियों के बीच जो उसको अंधेरे वाला स्थान दिखाई देता है, वहां जाके इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वहां लेटकर, वहां बैठकर अपने शरीर के ऊपर से, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, उस लार से जो धागा बनता है, जो रेशा बनता है, रेशम, इसी रेशम को लपेटता रहता है और पूरी तरह से ढक लेता है। फिर उसके अंदर जैसे ही उसको ढक लेता है तो अंडे से जो लार्वा बना, ये लार्वा किस में चला जाता है? प्यूपा की फॉर्म में चला जाता है। इस कोकुन के अंदर बाहर जो खोल बना उसको कोकुन बोलते हैं। उस कोकुन के अंदर जो लार्वा था उसके शरीर में अब परिवर्तन होने लग जाता है, कायांतरण होने लग जाता है। उसके पैरों की संख्या बदल जाती है, उसके शरीर के ऊपर पंख निकलाते हैं और कुछ समय के बाद फिर वो उस कोकुन को काट कर जो रेशम बना था, जो धागे की तरह से, जो रेशे की तरह से, उसको काट के बाहर कीट के रूप में आ जाता है। इस तरह से ये चरण चलता रहता है। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? रेशम कीट का जीवन चक्र। यहां रेशम कीट का जीवन चक्र एक बार पुनः देखिए। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है? रेशम का कीट शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करता है। उस कीट में से मादा कीट है, इन शहतूत की पत्तियों के ऊपर अंडे देती है। अंडों से लार्वा बनता है। लार्वा 25 से 30 दिन के बाद किस में बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। फिर प्यूपा का कायांतरण होता है, वयस्क कीट में होता है। ये चक्कर चलता रहता है। इसे बोलते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। अगले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, रेशम कीट पालन।
जिसे सेरीकल्चर भी बोलते हैं। रेशम के उत्पादन के लिए किसान या रेशम कीट पालक रेशम के कीटों को अपने खेत में, बगीचे में उनको अंडों से बाहर निकालते हैं, पालते हैं, काफी सारे कोकून इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हीं से रेशम को अलग कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में भेज देते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन। दोबारा से सुनिए, किसान या रेशम कीट पालक द्वारा रेशम के कीटों को पालकर उनके अंडों से निकले लार्वा द्वारा निर्मित प्यूपा से जो कोकून बनता है, यही कहिए कि प्यूपा द्वारा निर्मित जो कोकून है, उस कोकून पर से रेशम को अलग करना और अलग करके फिर उसको नेक्स्ट रूप में ढालना ही क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन के बारे में आओ डिस्कस करते हैं बच्चों। रेशम का कीट हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि शहतूत की पत्तियों को खाकर अपने आकार को बढ़ाता है और अपने जीवन में जो कायांतरण दिखाता है उसमें से लार्वा चरण में जाता है और लार्वा चरण से फिर प्यूपा में बदलता है। प्यूपा पर से जो रेशम को अलग कर लिया जाता है। हाँ बच्चों, एक बात नोट करने की है, रेशम का कीट, यहां मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है। रेशम का कीट है जीवित रहने के लिए शहतूत की पत्तियों के साथ साथ में दूसरे पौधों की पत्तियां भी खा लेता है। विशेषकर हम कहें अरंड की नाम का एक पौधा होता है, शायद आपने कहीं देखा होगा। तो अरंड की पत्तियों को खाकर भी जीवित रह सकता है, लेकिन यहां पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अरंड की पत्तियों को खाकर अपने जीवन में कायांतरण तो दिखा देता है, लेकिन प्यूपा स्टेज में आता है, वहां पर कोकून नहीं बना सकता। वहां पर उसके द्वारा, लार्वा के द्वारा जो लार बनेगी, वो लार जैसे ही हवा में निकलेगी धागे का रूप नहीं प्राप्त करेगी, सॉरी रेशे का रूप प्राप्त नहीं करेगी, जिसको हम रेशम कहते हैं, वो नहीं बना पाएगी। दूसरे शब्दों में कहिए कि रेशम का कीट केवल शहतूत की पत्तियों को खाकर ही रेशम बना पाता है, अरंड की पत्तियों को खाकर नहीं बना सकता। ठीक है, तो पशुपालक रेशम कीट पालक होते हैं, वो क्या करते हैं? मान लेते हैं एक रेशम कीट पालक है, वो रेशम के कीटों को पाल रखा है, उसने देखा उसके घर में अगर छोटे स्तर पे है, बड़े स्तर पे है, तो उसने अपने खेत में जो रेशम कीट पालन का किया हुआ है, वो रेशम के कीटों को, अंडों को एकत्रित कर लेता है, या तो कपड़े पे या फिर कागज की लंबी लंबी पट्टियों पर उसको एकत्रित कर लेता है। उन अंडों को एकत्रित करके दूसरे पालकों के पास भेज देता है, उनको भेज देता है। अगर वहां दूसरे पालकों को नहीं भेजता है, रेशम के जो दूसरे कीट पालक होते हैं उनके पास नहीं भेजता है, तो वो अपने पास रखता है। तो क्या करता है कि बांस की टोकरियां बना लेता है। बांस की टोकरियां क्यों बना लेता है? बांस की टोकरियां बनेगी तो उनके बीच में दरार सी बनेगी। उन दरार क्यों होनी चाहिए, उनके बारे में अभी मैं कुछ देर में बात करूंगा। बांस की जो टोकरियां बना लेता है, बांस की टोकरियों के अंदर से शहतूत की ताजा पत्तियां डाल दी जाती है और उन्हीं के अंदर अंडों में से जो निकली हुई जो इल्ली है, उन पत्तियों को खाती रहती है। 25 से 30 दिन तक वो इल्लियां उनको अंडों को जो पत्तियों को खाते खाते आकार में बढ़े। 25 से 30 दिन के बाद में वो इनएक्टिव हो जाती हैं और पत्तियों के निचले हिस्से में जो बांस की टोकरी बनी है, उसमें जो दरार है, उस दरार में जाके अपने आप को स्थिर कर लेती है और वहीं पे अपने चारों तरफ कोकून बनाना शुरू कर देती हैं लार से।
रेशम के कीट पालक ये देखता है कि उस टोकरी के अंदर काफी सारे कोकून इकट्ठे हो गए हैं, तो उस टोकरी से कोकून को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकाल के या तो उन्हें धूप में रख दिया जाता है, अगर धूप में नहीं रखते हैं तो फिर उन कोकून को इकट्ठा करके एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर उबाल लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है पानी से, या उसके ऊपर से गर्म भाप गुजार दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर रेशम कीट पालक कोकून को पानी में ना उबाले, धूप में ना डाले, भाप से उसको गर्मी ना दे, तो अंदर जो कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो आकार में बढ़कर वेस्ट कीट में बदल जाएगी, और वेस्ट कीट है रेशम को काट के बाहर आ जाएगा और रेशम का रेशा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो इसलिए प्यूपा वेस्ट कीट में बदले उससे पहले ही गर्म पानी के द्वारा, भाप के द्वारा प्यूपा को मार दिया जाता है। एक तो कारण है ये पानी में उबालने का। दूसरा कारण यह है कि जैसे ही पानी में उबालते हैं, जो रेशम उसने अपने प्यूपा ने अपने चारों तरफ लपेटे हुए थी प्यूपा, वो एक दूसरे के साथ वो जो रेशा चिपका हुआ था, उबलने के बाद में रेशा अलग अलग हो जाता है और उसको आसानी से खींच के एक लंबे रेशे के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद उस रेशे को बाहर निकाल के खोल के उसकी रीलिंग की जाती है और धो भी लिया जाता है, जिसे अभिमार्जन करते हैं। रीलिंग करने से पहले उसको अभिमार्जित किया जाता है, पानी के साथ धोया जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था उनमें एक चरण आया था अभिमार्जन। इसी अभिमार्जित रेशम को रीलिंग करने के बाद में बड़े पैमाने पे वस्त्र उद्योग हैं, धागा उद्योग हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। और आगे के चरण हैं जो कताई के चरण हैं, रीलिंग के चरण हैं, वस्त्र निर्माण के चरण हैं, वो आगे बड़े उद्योगों के अंदर, वस्त्र निर्माण के जो बड़े उद्योग हैं वहां पर किया जाता है। पशुपालक जैसे भेड़ पालक होते हैं, दूसरे जानवरों के पालक होते हैं, उन्हीं में से एक कीट पालक भी होते हैं, जो कि वास्तव में किसान ही होते हैं। किसान, जो मैंने अभी डिस्कस किया, यही चरण शेयर करते हैं या अपने रेशम कीट के पालन में प्रयोग करते हैं। हम जो संसार में सबसे ज्यादा रेशम कीट का उत्पादन चाइना के अंदर होता है। हालांकि हमारे देश में भी रेशम का उत्पादन काफी लार्ज स्तर पे होता है, लेकिन चाइना से और कुछ एक देश और हैं उनसे कम है। वैसे कहा जाए तो रेशम के अच्छे उत्पादक देशों में ही हमारे देश का नाम आता है। बच्चों, ये रही रेशम के कीट के पालन के बारे में। और दूसरे शब्दों में कहें, अध्याय नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक, ये आपका अध्याय कंप्लीट हो चुका है। इस अध्याय के जो भी मैंने वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं बच्चों, अगर वो सारे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। तब तक के लिए थैंक यू।